दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम यहाँ पर होम टैब को समझने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन और फाइल टैब को हम इन दोनों वीडियोस में यहाँ पर पहले ही समझ चुके हैं, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर होम टैब को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर होम टैब को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके फॉन्ट सेक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट सेक्शन है ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फॉन्ट सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक मीटर को ले लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ड में प्रैक्टिस के पर्पज से अगर हमें मीटर लेना हो तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही एंटर पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हमें एक मीटर मिल जाता है। इस पर हम हमारी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट सेक्शन में हमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। तो फॉर्मेटिंग हम केवल उसी पर कर सकते हैं जो एरिया हमारा सिलेक्टेड हो। तो यहाँ पर जितना एरिया हमारा सिलेक्टेड होता है केवल फॉर्मेटिंग उसी पर अप्लाई होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन मेथड को समझेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर किसी भी लेटर को, लाइन को या पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन के हमारे पास दो मेथड है। हम चाहे तो यहाँ पर माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पर कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो माउस से सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे माउस के पॉइंटर को उसके आगे लेके आना होता है। उसके बाद यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हुए हम उसको यहाँ पर ड्रैग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट टैब के पीछे का बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इंसर्ट टैब सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हम इसे कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से सिलेक्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसके आगे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा कर्सर इसके आगे आ जाएगा। अब कीबोर्ड से इंसर्ट टैब को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड में यहाँ पर शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर हम राइट एरो की को प्रेस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम माउस से और कीबोर्ड से दोनों से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर सिलेक्शन मेथड को समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो हम माउस पॉइंटर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट के ऊपर हम हमारी फॉर्मेटिंग को करके देखेंगे। तो यहाँ पर फॉन्ट सेक्शन में सबसे पहले हमें फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। इस पर पॉइंटर को लाते ही आप नीचे देख सकते हैं कि एक बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया है। इसे यहाँ पर स्क्रीन टिप कहा जाता है, जिसमें हमें उस ऑप्शन का नेम, उसकी शॉर्टकट और उससे रिलेटेड जानकारी मिलती है। फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा। इसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं और जिस भी ऑप्शन के आगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन दिखाई देता है उस पर क्लिक करने पर उससे रिलेटेड हमें और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे इसके जस्ट आगे यहाँ पर हमें फॉन्ट साइज का ऑप्शन मिल जाता है। अभी यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो यहाँ पर 11 है। हम इसके यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइज की लिस्ट हमारे सामने खुल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जिस भी साइज के ऊपर हमारे माउस के पॉइंटर को लेकर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट की साइज वहां पर हमें बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस लिस्ट से हम यहाँ पर सबसे छोटी साइज इसकी 8 और यहाँ पर सबसे जो बड़ी साइज है वो 72 को ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट से केवल इन साइज को हम यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें इससे छोटी साइज या इससे बड़ी साइज या इनके बीच की जो साइज यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें उन्हें यहाँ पर लेना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसे टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हम 11 के प्लेस पर मान लीजिए कि 100 को टाइप कर देते हैं और जैसे हम यहाँ पर एंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी फॉन्ट साइज 100 हो जाती है। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम इसकी फॉन्ट साइज को यहाँ पर 28 पर सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल पर आकर और हम जैसे ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे फॉन्ट्स की एक लिस्ट हमारे सामने खुलकर आ जाती है। यहाँ पर हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पर डॉट के बटन दिखाई देते हैं। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे और भी जो फॉन्ट है हमें दिखाई देने लगते हैं। हम चाहे तो माउस के पॉइंटर को इस बटन पर लाकर और यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके और इसे यहाँ पर खींचकर डायरेक्ट इस लिस्ट में नीचे भी आ सकते हैं और यहाँ पर फिर से ऊपर भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे
कि हम माउस पॉइंटर को जिस भी फ़ॉन्ट के ऊपर लेकर आ रहे हैं वहाँ पर हमारा यह फ़ॉन्ट उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम हमारे फ़ॉन्ट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एजेंसी वाला फ़ॉन्ट इसका चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इसके आगे हमें यहाँ पर ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इन पर क्लिक करके भी हम हमारी फ़ॉन्ट की साइज़ को यहाँ पर छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रो फ़ॉन्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ इसकी साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और श्रिंक फ़ॉन्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पर इसकी साइज़ छोटी होने लगती है। इसके बाद हमें नीचे यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ बोल्ड का मतलब होता है गहरा, और यहाँ पर बोल्ड की जो शॉर्टकट की है वह कंट्रोल बी होती है। तो हम यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पर गहरा हो जाएगा या डार्क हो जाएगा, और फिर से इस पर क्लिक करने पर इसकी बोल्ड फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगी। बोल्ड के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है इटैलिक का, और इटैलिक की जो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई होती है, और इटैलिक ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमारा जो लेटर है यहाँ पर थोड़ा तिरछा हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर इटैलिक पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट थोड़ा तिरछा हो चुका है, और फिर से हम जब इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी इटैलिक फॉर्मेटिंग भी हट जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अंडरलाइन का आता है, जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल प्लस यू है। हम जैसे यहाँ पर अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट के नीचे हमें अंडरलाइन शो होने लगेगी, और इस पर फिर से क्लिक करने पर यहाँ से इसकी अंडरलाइन हट जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडरलाइन के आगे भी हमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि इस पर क्लिक करने पर हमें अंडरलाइन से रिलेटेड और भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अंडरलाइन की जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंगल लाइन हो गई, डबल लाइन, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन, और भी कई तरह की डिज़ाइन वाली लाइन, जिगजैग लाइन, ये सभी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। हम इनमें से यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डबल लाइन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पर हमें मोर अंडरलाइंस का एक और ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके यहाँ से हम अंडरलाइन की और भी स्टाइल्स को यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और इस पर अलग अलग फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम अंडरलाइन के कलर को भी सेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे अंडरलाइन का कलर यहाँ पर ऑटोमेटिक है। हम अगर चाहें तो इस लिस्ट में से किसी भी कलर को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम माउस पॉइंटर को जिस भी कलर के ऊपर लेकर आ रहा है तो हमारी अंडरलाइन का कलर यहाँ पर चेंज होता हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हमें और कलर चाहिए तो यहाँ पर हमें मोर कलर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। हम जैसे इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है, जिसमें हमें यहाँ पर कई सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। हम इनमें से किसी भी कलर पर क्लिक करके और उसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर कस्टम कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम हमारे सिलेक्टेड कलर को डार्क या लाइट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एक बटन हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर की ओर लेके जाएंगे हमारा सिलेक्टेड कलर यहाँ पर लाइट होता जाएगा, और लास्ट में जाकर यह व्हाइट में चेंज हो जाता है। और इसके अपोजिट हम इसे जब नीचे की ओर लेकर आते हैं तो यह डार्क होता जाता है, और लास्ट में जाकर यह ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से भी हम हमारे किसी भी कलर को बना सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करने पर हमारा वह कलर यहाँ पर सेट हो जाता है। इसकी अंडरलाइन को हटाने के लिए हम फिर से यहाँ पर अंडरलाइन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है स्ट्राइक थ्रो का। तो स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करने पर यहाँ पर कोऑर्डिनेट के बीच में हमें एक लाइन दिखाई देने लगती है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी डॉक्यूमेंट में किसी मिस्टेक को यहाँ पर शो करवाना हो। तो यहाँ पर हम उन लेटर्स को सिलेक्ट करके और उन्हें बीच में क्रॉस करके सामने वाले को करेक्शन शो करवा सकते हैं। फिर से स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करके हम इसे यहाँ पर हटा भी सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ अलग लेटर ले लेते हैं। तो दोस्तों साइंस तो सभी ने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है उसे यहाँ पर CO2 बोलते हैं। लेकिन क्या यह CO2 यहाँ पर सही लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर CO2 में ये जो लास्ट वाला 2 हमें दिखाई दे रहा है यह 2 यहाँ पर नीचे सफिक्स में होता है। तो आखिरकार इसे यहाँ पर सफिक्स में कैसे लिखा जाए? तो इसी जगह पर ही हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 2 को सफिक्स में लाने के लिए हम यहाँ पर 2 को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 हमारा सफिक्स में चला गया और हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पर रियल फॉर्म में आ चुका है।
दोस्तों अगला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो यहाँ पर आता है सुपर स्क्रिप्ट का। दोस्तों मैथ्स सभी ने पढ़ा हुआ है, तो आपने वहां पर मैथ्स की कुछ इक्वेशंस देखी होंगी। जैसे हम यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन को ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 3। लेकिन क्या यहाँ पर एक्स स्क्वेयर सही से लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वेयर में यह जो 2 होता है यह इसके ऊपर पावर में होता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज को ऊपर पावर में लिखने के लिए ही सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। हम जैसे ही यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इसकी पावर में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी यह इक्वेशन यहाँ पर सही से लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास जो आता है वह आता है टेक्स्ट इफेक्ट का। तो यहाँ पर भी हम ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कई सारे टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाते हैं। हम यहाँ पर पॉइंटर को जिस भी इफेक्ट पर लेकर जाते हैं तो कोऑर्डिनेट पर आपको वह इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होते हुए दिख रहे होंगे। इस तरह से हम यहाँ पर बने बनाए इफेक्ट को भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर नीचे आउटलाइन का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसके ऊपर आने पर यहाँ पर हमें कई सारे कलर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी कलर को आउटलाइन के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर शेडो का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह से इस पर शेडो को लगा सकते हैं और यहाँ पर हमें 3D शेडो के भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम चाहे तो इसे रिफ्लेक्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के ऑप्शन भी यहाँ पर हम अप्लाई कर पा रहे हैं। और हम चाहे तो इसे ग्लो भी करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट पर अलग अलग कलर्स हम ग्लो को लगा पा रहे हैं। और यहाँ पर मोर ग्लो कलर्स पर जाकर हम यहाँ से अलग अलग कलर्स को भी हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट कलर का आता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार हमें किसी चीज को अलग से शो करवाने के लिए उसे हाईलाइटेड करवाना होता है। इसके लिए हम यहाँ पर हाईलाइटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड की फाइल में भी हमें यदि किसी लेटर को हाईलाइट करवाना हो तो यहाँ पर हम हाईलाइट कलर का यूज कर सकते हैं। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा वो लेटर हाईलाइट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर गैलरीज को भी हाईलाइट करवा लेते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम जैसे यहाँ पर गैलरीज पर लाकर और हमारे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके यहाँ पर जैसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर गैलरीज भी हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर जिस भी लेटर को हाईलाइट करवाना चाहते हैं उन सभी को हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा जो हाईलाइट का कलर यहाँ पर येलो आ रहा है, हम चाहे तो इसके कलर को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें और भी कई सारे कलर्स मिल जाते हैं। हम यहाँ से किसी भी दूसरे कलर्स को लेकर भी यहाँ पर हाईलाइट करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा हाईलाइट का कलर चेंज हो चुका है। और हमें यहाँ पर अगर हाईलाइट कलर को हटाना है तो उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम नो कलर पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि उसका हाईलाइट कलर यहाँ पर हट जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट कलर का। तो यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कई सारे कलर्स दिख रहे हैं। हम इनमें से यहाँ पर किसी भी कलर को ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट का कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो इसे समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर पहले कुछ फॉर्मेटिंग को कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ पर बोल्ड अप्लाई कर देते हैं, साइज को बढ़ा देते हैं, कलर को भी अप्लाई कर लेते हैं। और भी अलग अलग तरह के हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर लेते हैं। हम इटैलिक भी कर लेते हैं और अंडरलाइन का भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कई सारी फॉर्मेटिंग को कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इन सभी की फॉर्मेटिंग को एक साथ और एक ही बार में यदि हटाना हो तो हम इन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पर आकर इनकी फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बाकी सारी फॉर्मेटिंग तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने पर हट जाती है, लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन से हाईलाइट कलर नहीं हटता है। जैसे हम यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो भी फॉर्मेटिंग की थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर
एक ही क्लिक में हट चुकी है, केवल यहाँ पर हाईलाइट कलर इनका नहीं हट पाया है। तो यहाँ पर हाईलाइट कलर को हटाने के लिए हम फिर से यहाँ पर हाईलाइट कलर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें नो कलर का ऑप्शन मिल जाता है। हम जैसे यहाँ पर नो कलर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा हाईलाइट कलर भी हट जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास चेंज केस का। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन हमें मिल रहा है सेंटेंस केस का। तो यहाँ पर सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, तो पहले हम इसे समझेंगे। तो सेंटेंस केस में हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पर हम जैसे सेकंड नंबर के पैराग्राफ को देखते हैं, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर वाई है, जो यहाँ पर स्मॉल दिख रहा है। इसके बाद जहाँ पर हमारा डॉट आता है, वहां तक की हमारी फर्स्ट लाइन कहलाती है। डॉट के बाद यहाँ पर हमारी अगली लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो अगली लाइन में भी यहाँ पर हमें यू मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर भी वाई स्मॉल लेटर में है। इसके बाद अगली लाइन का फर्स्ट वर्ड यहाँ पर मोस्ट है, और इसका भी फर्स्ट लेटर यहाँ पर एम स्मॉल लेटर्स में है। तो इस पैराग्राफ को यहाँ पर सेंटेंस केस में बनाने के लिए हम इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चेंज केस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस केस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन के यू का जो फर्स्ट लेटर वाई कैपिटल हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर जो सेकेंड लाइन में भी यह वाई कैपिटल हो चुका है, और यहाँ पर थर्ड लाइन में यह जो मोस्ट का एम भी यहाँ पर कैपिटल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा यह जो पैराग्राफ है यहाँ पर सेंटेंस केस में है। हम फिर से यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद चेंज केस में अगला ऑप्शन हमें मिलता है लोअर केस का। तो यहाँ पर लोअर केस का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के सभी लेटर्स स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में सारे लेटर्स यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में हो चुके हैं। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर चेंज केस पर क्लिक करेंगे, तो इसका अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है अपर केस का। तो अपर केस पर क्लिक करने पर यहाँ पर इस पैराग्राफ के सारे लेटर्स कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर अपर केस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पैराग्राफ के सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम यहाँ से इसे फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर से हम यहाँ पर चेंज केस ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें कैपिटलाइज ईच वर्ड का मिलता है। इसका मतलब है कि हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यू का वाई कैपिटल हो गया, केन का सी, इजीली का ई। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इन सब का जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर कैपिटल हो चुका है। हम इसे यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर से यहाँ पर चेंज केस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें टॉगल केस का मिलता है। तो टॉगल केस पर क्लिक करने पर यहाँ पर इस पैराग्राफ के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर तो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, और बाकी सभी कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यू का वाई स्मॉल हो गया, और उसके बाद के दोनों लेटर और यू यहाँ पर कैपिटल हो गए। इसी तरह से यहाँ पर सभी चेंज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज जनरली हम नहीं करते हैं। हम फिर से यहाँ पर अंडू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने फॉन्ट सेक्शन को अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्लिपबोर्ड सेक्शन को समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिपबोर्ड में आपको कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन मिल रहे हैं, जो अभी यहाँ पर हमें बंद मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर किसी को कॉपी भी नहीं किया है और कट भी नहीं किया है। हम यहाँ पर जब किसी को कट या कॉपी करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट को ही ले लेते हैं। हम कोऑर्डिनेट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर पेस्ट का जो ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद हम इसे जहाँ पर भी रखना चाहते हैं उसे यहाँ पर पेस्ट करना कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम कोऑर्डिनेट को यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पेस्ट हो चुका है। इसके बाद हम इसे पैराग्राफ के लास्ट में भी फिर से पेस्ट कर देते हैं। तो इसे एक बार कॉपी कर लेने के बाद हम इसे जितनी भी बार पेस्ट करना चाहें हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर किसी को कट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कट और कॉपी में एक अंतर है। कॉपी करने पर हमने जहाँ से भी कॉपी किया है वो वहाँ पर भी होता है, और उसके अलावा हम जहाँ पर भी पेस्ट करते हैं वो वहाँ पर भी चला जाता है। लेकिन कट करने पर ऐसा नहीं होता है।
हम जब किसी भी वर्ड को यहाँ पर कट करते हैं तो वह उस प्लेस से हट जाता है और हम जहाँ पर पेस्ट करते हैं वो वहाँ पर चला जाता है। तो अब हम यहाँ पर कट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को कट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट उस प्लेस से हट चुका है। यहाँ पर कट करने के लिए हम इसकी शॉर्टकट की Ctrl+X का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो इसे हम यहाँ पर लास्ट में कोऑर्डिनेट के बाद पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पेस्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स पर कुछ फॉर्मेटिंग को लगा देते हैं। हम इसे बोल्ड कर देते हैं, हम इसकी थोड़ी साइज को बढ़ा देते हैं, हम इसे इटैलिक भी कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट कलर भी यहाँ पर लगा देते हैं। अब मान लीजिए कि हम इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर कॉपी या फिर कट करते हैं। तो इसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद इसे हम यहाँ पर इस पैराग्राफ के सबसे स्टार्टिंग में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट पर हमने जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई की थी उसी फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारा पेस्ट हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट को कॉपी तो करना है लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग है हमें यह नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर पेस्ट के दूसरे ऑप्शंस को समझेंगे। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को कट कर लेते हैं और यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में इसे पेस्ट करेंगे। लेकिन हमें अब उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर नहीं चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर पेस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। इन तीनों ऑप्शन को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। जैसे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि यदि मैं इसको प्रेस करूंगा तो जिस डॉक्यूमेंट को हमने वहां से कट किया था वह उसकी फॉर्मेटिंग के साथ ही यहाँ पर पेस्ट होगा। लेकिन हम जब सेकंड वाला ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग मर्ज हो जाएगी और यहाँ पर इसका कलर वगैरह यहाँ पर नहीं आएगा, ओनली इसका बोल्ड ही यहाँ पर शो होगा। और इसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने पर ओनली टेक्स्ट ही यहाँ पर कट या कॉपी होगा, उसकी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर हट जाएगी। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जब डॉक्यूमेंट को कट किया था तो यहाँ पर इस बार पेस्ट करने पर उसकी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर हट चुकी है और ओनली टेक्स्ट ही यहाँ पर पेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप पेस्ट की तीनों प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आता है। इसका यूज हम किसी भी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे पर अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद इस फॉर्मेटिंग को हमें जिस भी वर्ड के ऊपर करना है उस वर्ड के ऊपर हम इसे यहाँ पर लेके जाएंगे। तो जैसे हमें यहाँ पर ओवरऑल पर इसी फॉर्मेटिंग को करना है तो हम ओवरऑल के आगे यहाँ पर पॉइंटर को ले आएंगे और उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके हम इस पर ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर की थी वह सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर ओवरऑल के ऊपर भी हो चुकी है। लेकिन मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि हमें सेम फॉर्मेटिंग कई सारे वर्ड्स पर करनी होती है तो उसके लिए बार बार उसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक ही फॉर्मेटिंग को कई बार अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको उसे सिलेक्ट करना होगा और फॉर्मेट पेंटर पर जाकर आपको डबल क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको बार बार फॉर्मेट पेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके बाद जिस पर भी सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप केवल वहां पर जाइए और उस पर ड्रैग करिए, वही फॉर्मेटिंग सभी जगह एक साथ अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी फाइल में से अलग अलग जगह से अलग अलग वर्ड्स को कॉपी करना होता है और फिर उन्हें हमें पेस्ट करना होता है। तो इसके लिए हमें बार बार अलग अलग वर्ड को कॉपी करके फिर अलग अलग पेस्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हैं कि केवल एक ही बार किसी को कॉपी या कट किया जाए और फिर उन्हें बाद में हम कहीं पर भी जाकर एक बार में पेस्ट कर सकें तो इसके लिए हमें क्लिपबोर्ड के नीचे यहाँ पर एक बटन मिलता है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट पेन में हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर यू को कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए इसके बाद हम यहाँ पर क्विक स्टाइल्स को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर गैलरीज को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिन्हें भी हमने यहाँ पर कॉपी या कट किया था वह सब हमें यहाँ पर इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। अब इनमें से हम जिसे भी यहाँ पर पेस्ट करना चाहें केवल उस पर हमें क्लिक करना होगा।
तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस बना लेते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्विक स्टाइल्स पर क्लिक किया, वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, इसके बाद यू पर क्लिक करने पर वो आ गया, गैलरीज पर क्लिक करने पर वो आ गया। तो यहाँ पर हम इस लिस्ट में से किसी पर भी क्लिक करके और उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका फायदा हमें यह मिलता है कि हम एक ही बार में किसी को भी यहाँ पर कॉपी और कट कर सकते हैं और बाद में हम उनमें से जिस भी सीक्वेंस में उन्हें पेस्ट करना चाहे हम उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर सभी को एक ही बार में पेस्ट करना चाहे तो हम यहाँ पर पेस्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। तो पेस्ट ऑल में क्लिक करने पर यह नीचे से ऊपर की तरफ एक सीक्वेंस में पेस्ट हो जाते हैं। और अगर हमें यहाँ पर इन सभी को हटाना हो तो हम यहाँ पर क्लियर ऑल पर क्लिक करके इन सभी को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पैराग्राफ वाले सेक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पर पैराग्राफ वाले सेक्शन में सबसे पहले हम अलाइनमेंट को समझेंगे। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर हमारे चैनल के नेम को लिख लेते हैं। हम इस पर कुछ फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो टेक्नो मुकेश लिखा हुआ है यह हमारे पेज के यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। अगर हम इसे हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर में लाना चाहें तो हमें यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट मिल जाता है और यहाँ पर इसका शॉर्टकट Ctrl+E है। हम जैसे ही यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्नो मुकेश हमारे इस पूरे पेज के सेंटर में आ चुका है। अगर हमें यहाँ पर टेक्नो मुकेश को हमारे पेज के राइट में लेकर जाना है तो हम यहाँ पर ऊपर इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्नो मुकेश हमारे पेज के राइट साइड में चला गया। और अगर हमें इसे यहाँ पर फिर से पेज के लेफ्ट साइड में लेकर आना है तो यहाँ पर हम इस फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट है वह यहाँ पर Ctrl+L है। हम यहाँ पर उसका यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन के बाद हमें यहाँ पर चौथे नंबर पर एक बटन और दिख रहा है, इसे यहाँ पर जस्टिफाई कहते हैं। तो यहाँ पर जस्टिफाई क्या है पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि इन दोनों पैराग्राफ को यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये दोनों पैराग्राफ लेफ्ट साइड से तो एक लेवल में दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट साइड में जाने पर यह एक लेवल में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी लाइन कहीं पर भी खत्म हो रही है, तो यह पीछे से देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे यह लेफ्ट साइड में एक लेवल में दिख रहा है, अगर हम राइट साइड से भी इन्हें एक लेवल में लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इन दोनों पैराग्राफ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसके बाद जैसे ही यहाँ पर जस्टिफाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये लेफ्ट में लेवल में थे वैसे ये पीछे से राइट में भी लेवल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से जस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है लाइन स्पेसिंग का। तो इसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लाइन के बीच में हमें कुछ गैप दिख रही है। हम चाहे तो इस गैप को यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और हम इसे कम भी कर सकते हैं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग है वह यहाँ पर 1.15 है। हम अगर इसे कम करना चाहें तो इसे हम 1 पर सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके बीच की लाइन स्पेसिंग कम हो गई है और हम चाहें तो इनकी लाइन स्पेसिंग को यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके बीच की जो लाइन स्पेसिंग है वो काफी बढ़ चुकी है और इसके नीचे हमें यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करके हम इसकी यहाँ पर और भी कई सारी सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं और नीचे के ऑप्शन से हम यहाँ पर पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है बैकग्राउंड कलर का। तो इससे हम किसी भी टेक्स्ट, लाइन या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कई सारे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें से हम किसी भी बैकग्राउंड के कलर को यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पैराग्राफ के पीछे का जो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है और अगर हमें इस बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर हटाना हो तो हम इसे सिलेक्ट करके फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नो कलर का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड का कलर फिर से रिमूव हो जाएगा।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है यहाँ पर बॉर्डर का। तो इस पर क्लिक करके हम अलग अलग तरह से बॉर्डर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्नो मुकेश पर बॉर्डर को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमें इसके बॉटम में बॉर्डर लगाना है, तो हम यहाँ पर बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बॉटम में बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। ऐसे ही हम यहाँ पर चाहे तो इसके टॉप पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं, इस पर लेफ्ट और राइट पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं। हम अगर इसके बॉर्डर को यहाँ पर हटाना चाहें तो हम यहाँ पर नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, इससे इसकी बॉर्डर हट जाएगी। और अगर हम यहाँ पर इस पर पूरे पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी आउटसाइड बॉर्डर को भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे इसके आउटसाइड में पूरे में यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें बॉर्डर से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इन सभी को अप्लाई करके हम यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर को यहाँ पर लगा सकते हैं। और नीचे हमें यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग का एक ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम इसकी बॉर्डर की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम इस वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको रेड ले लेते हैं, और हम इसकी यहाँ पर विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो इसकी विड्थ को यहाँ पर कम भी कर सकते हैं और यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और यहां से हम चाहें इसकी बॉर्डर को हटा भी सकते हैं और फिर से अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो गई है, और यहाँ पर इसकी बॉर्डर की स्टाइल और कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर बॉर्डर को हटाने के लिए हम यहाँ पर नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर है वो यहाँ पर फिर से हट जाती है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमें दिख रहा है यह है मार्क्स का। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर हमारे पहले वाले पैराग्राफ में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। हम यहाँ पर कुछ जगह पर टेप को अप्लाई कर देंगे, कुछ जगह यहाँ पर स्पेस को भी बढ़ा देंगे, और यहाँ पर हम एंटर भी दे लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में कुछ जगह एंटर दिए हैं, कुछ जगह यहाँ पर टेप को अप्लाई किया है, और कुछ जगह यहाँ पर स्पेस को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर ये देखने पर हमें पता नहीं चल पा रहा कि हमने कितनी जगह कितनी टेप को दिया है, हमने यहाँ पर किस जगह पर स्पेस को बढ़ाया है, और कहाँ पर हमने यहाँ पर एंटर दिया है। तो अगर हमें इन सभी चीज को मार्क करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर मार्क वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम जैसे यहाँ पर मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी स्पेस थी वहाँ डॉट के साइन आ चुके हैं, और जहाँ पर भी हमने टेप दी थी वहाँ पर हमें एरो के साइन मिलेंगे, और इस पैराग्राफ में जहाँ पर भी हमने इंटर दिया था वहाँ पर हमें ये वाला साइन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इंटर दिया था, देखिए आप, इसके बाद यहाँ पर भी हमने इंटर दिया हुआ है। यहाँ पर हमने 2 बार टेप को लगाया है, इसलिए यहाँ पर 2 बार एरो का साइन आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमने 6 बार स्पेस की को प्रेस किया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 6 डॉट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डॉट हमारा स्पेस के लिए होता है, एरो यहाँ पर टेप को इंडिकेट करता है, और हमारा ये वाला जो मार्क वाला साइन यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा इंटर को शो करता है। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर कितने डॉट लगे हैं, कहाँ पर कितनी टेप का यूज किया गया है, और कहाँ पर हमने इंटर को प्रेस किया है। और फिर से इसे सिलेक्ट करके हम जब इस पर फिर से क्लिक कर देते हैं तो ये सारे यहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है वह आता है सॉर्ट का। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पर सॉर्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ नेम्स को ले लिया है। तो दोस्तों कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमारे सामने कई सारे नेम होते हैं, लेकिन हमें उन्हें अल्फाबेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में जमाना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ नेम हमें दिख रहे हैं, हम यहाँ पर इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने टेक्स्ट को लिया है। अगर हमने यहाँ पर नंबर्स को लिया होता तो यहाँ पर नंबर्स लिखा हुआ होता। हम यहाँ पर इन टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग इन दोनों ऑर्डर में यहाँ पर जमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें असेंडिंग में ही ले लेते हैं। हम यहाँ पर जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले ए आता है, ए के बाद बी, बी के बाद यहाँ पर अगला डी है, फिर जी, फिर एम और फिर आर। ये सभी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो चुके हैं। हम चाहे तो यहाँ पर नंबर्स को भी ले सकते हैं।
तो देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स को ले लिया है, हम इनको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर आ चुके हैं, क्योंकि इस बार हमने यहाँ पर नंबर को लिया है। और नंबर को भी हम यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में से किसी भी ऑर्डर में जमा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे डिसेंडिंग ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस सीक्वेंस में हमारे नंबर यहाँ पर सॉर्ट हो चुके हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बुलेट्स का। तो यहाँ पर हम कई बार ऐसे मीटर को लिखते हैं जिसे हमें यहाँ पर पॉइंट में लिखना होता है, तो वहां पर हम बुलेट्स या नंबर का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट हमारे सामने लिखे हुए हैं। हम इन सबको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे बुलेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन सभी के सामने यहाँ पर कुछ डॉट आ चुके हैं। हम चाहे तो यहाँ पर इन डॉट्स की जगह दूसरे बुलेट्स का यूज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पर पहले से कुछ बुलेट्स दिख रहे हैं। हम यहाँ पर जिसके भी सामने माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे वह बुलेट्स आपको यहाँ पर नीचे दिखने लगेंगे। हम इनमें से किसी भी बुलेट्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर इन बुलेट्स को हटाना हो तो यहाँ पर हम नन पर क्लिक करके इन बुलेट्स को हटा सकते हैं। और हम इनके अलावा अगर दूसरे बुलेट्स को यहाँ पर लगाना चाहें तो हम उन्हें भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर नीचे डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन मिल रहा है। हम यहाँ पर इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन मिलता है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर कई सारे सिंबल आ जाते हैं। इन सिंबल्स में से हम यहाँ पर किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस वाले सिंबल को ले लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलेट्स के रूप में हमारा वह सिंबल यहाँ पर सेट हो चुका है। इसके अलावा हम चाहें तो यहाँ से किसी पिक्चर को भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फोटो यहाँ पर पहले से सेव हो तो उस फोटो को भी हम यहाँ पर बुलेट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सर्च करके हम क्लिप आर्ट्स में से भी किसी को ले सकते हैं, या हम हमारे सिस्टम की मेमोरी में से किसी पिक्चर को यहाँ पर लेना चाहे तो उसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम उस लोकेशन पर चले जाएंगे जहां पर हमारी इमेज रखी हुई है। तो यहां से हमारी गैलरी में से हम पावर बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहां पर ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहां पर ओके पर क्लिक करेंगे। हम यहां पर फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बुलेट के साइन की जगह पर यहां पर पावर बटन आ चुके हैं। इस तरह से हम यहां पर बुलेट को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम यहां पर बुलेट को हटा देते हैं। इसके लिए हम यहां पर नन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास नंबरिंग का आता है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इन सभी पर नंबरिंग हो चुकी है। हम यहां पर इनको भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहां पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप चाहें तो इस लिस्ट में से यहां पर किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर हम इसे ले लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहां पर इसके पीछे का ये जो ब्रैकेट क्लोज वाला दिख रहा है इसको हटा भी सकते हैं, या चाहें तो इसके आगे ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, या इसकी जगह डॉट या डैश भी हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यहां पर फिर से क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहां पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 1 के बाद यहां पर हमें ब्रैकेट क्लोज दिख रहा है। अगर हम चाहें कि यहां पर हमें ब्रैकेट ओपन भी चाहिए तो हम इसके आगे आकर यहां पर ओपन ब्रैकेट को लगा देंगे। तो यहाँ नीचे देखिए हमें इसका प्रीव्यू यहाँ पर दिख रहा है। हम जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिख रहे थे उसमें हमें अब ओपन और क्लोज दोनों ही ब्रैकेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इनमें से दूसरे फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो इन्हें रोमन में भी लिख सकते हैं, हम इन्हें अल्फाबेट में भी लिख सकते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि इन पॉइंट्स के बाद हमारे पास कुछ मीटर हो और उसके बाद हमें कुछ और पॉइंट्स को बनाना हो और हमें इनकी भी नंबरिंग करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर इनको सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर नंबरिंग पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी भी नंबरिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर इनकी नंबरिंग फिर से 1 से स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहें कि हमारी पिछली वाली नंबरिंग जहाँ पर खत्म हुई थी ये नंबरिंग उसके बाद से स्टार्ट हो तो हम इसे भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर
फिर से नंबरिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और हम यहाँ पर सेट नंबरिंग वैल्यू पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो अभी हमारी यहाँ पर जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट 9 से हो। तो हम यहाँ पर 9 को सेट कर देंगे और हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी नंबरिंग यहाँ पर 9 से स्टार्ट हुई है। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का। तो दोस्तों कई बार हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसा डाटा होता है कि जिसमें एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल और दूसरे के अंदर यहाँ पर तीसरा लेवल हमें मिलता है। तो जैसे अभी आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट को समझने के लिए हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट पर चले जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसका कोई भी फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर इनके लेवल को चेंज करने के लिए जैसे हमें यहाँ पर सेकेंड वाले को चेंज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम मल्टी लेवल लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर चेंज लिस्ट लेवल पर चले जाएंगे। इसके बाद हमें इसका लेवल सेकेंड रखना है, तो हम यहाँ सेकेंड वाले लेवल पर इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हमारा हार्डवेयर आ गया है, लेकिन अब हार्डवेयर के अंदर हमारे कीबोर्ड और माउस आते हैं। तो यहाँ पर हमें सेकेंड और थर्ड इन दोनों को हार्डवेयर के अंदर रखना है, तो हमें इसको थर्ड लेवल पर ले जाना है। तो हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे और फिर से मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर चेंज लिस्ट लेवल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके लेवल को थर्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर है हार्डवेयर और हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड और माउस आते हैं। ऐसे ही हम बाकी को भी यहाँ पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को भी हमें सेकेंड लेवल पर सेट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर से हम मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम चेंज लिस्ट लेवल पर क्लिक करेंगे और हम इसे सेकेंड लेवल पर सेट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर MS ऑफिस को भी थर्ड नंबर पर सेट कर देंगे। अब MS ऑफिस के अंदर हमारे वर्ड और एक्सेल आते हैं, तो इनको हम यहाँ पर फोर्थ लेवल में सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट को बना सकते हैं। और दोस्तों इनके अलग अलग लेवल पर अंक, अल्फाबेट और रोमन हमें जो दिख रहे हैं, हम इन्हें भी अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर इस लेवल पर हम चाहे तो नंबर भी रख सकते हैं, या हम यहाँ पर चाहें कि यहाँ पर हमें कैपिटल में अल्फाबेट चाहिए तो हम इनको ले सकते हैं। सेकेंड लेवल पर हम यहाँ पर अगर रोमन को सेट करना चाहें तो हम उनको भी ले सकते हैं। थर्ड लेवल पर यहाँ पर हम स्मॉल रोमन को ले लेते हैं। फोर्थ लेवल पर यहाँ पर हम स्मॉल ABC को ले लेते हैं। हम जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जिस लेवल पर जिसको सेट किया था वह यहाँ पर सेट हो चुके हैं। इसके अलावा हम अगर हमारी खुद की लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर हमें डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर अपनी न्यू मल्टी लेवल लिस्ट का आप नेम देकर और यहाँ पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग फॉर्मेटिंग को सेट करके आप अपनी खुद की लिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट को बनाने के लिए मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर इसे अंडू कर लेंगे। अब यहाँ पर शॉर्टकट से इसकी मल्टी लेवल लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इन पर नंबरिंग अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर कंप्यूटर नंबर 1 पर दिख रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हार्डवेयर इसकी सब लिस्ट में चला जाए तो हम हार्डवेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टैब की को प्रेस करेंगे। तो टैब की को प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका लेवल चेंज हो चुका है। इसके बाद कीबोर्ड को हार्डवेयर की सब लिस्ट में बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 बार टैब की को यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 बार टैब की को यूज करने पर पहली बार में वह सेकेंड लेवल में चला गया और उसके बाद थर्ड लेवल में चला गया। ऐसे हम यहाँ पर माउस को भी सेट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 2 बार टैब को प्रेस करेंगे। अब सॉफ्टवेयर को हमें यहाँ पर सेकेंड लेवल में रखना है, इसलिए हम यहाँ पर 1 बार टैब को प्रेस करेंगे। MS ऑफिस को हमें थर्ड लेवल में रखना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार टैब को प्रेस करेंगे। MS वर्ड को हमें यहाँ फोर्थ लेवल में ले जाना है, इसलिए हम यहाँ पर 3 बार टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ भी हम 3 बार टैब को प्रेस करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि बार बार मल्टी लेवल लिस्ट में ना जाते हुए हम यहाँ पर शॉर्टकट की से भी अपने लेवल को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इन लेवल में फिर पीछे की तरफ जाना चाहें तो जैसे आप यहाँ पर टैब की को प्रेस करके आगे आए थे, वैसे ही यहाँ पर शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करके आप पीछे के लेवल में भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम एक लेवल पीछे चले गए, फिर से प्रेस करने पर फिर एक लेवल पीछे, ऐसे ही फिर से यहाँ पर शिफ्ट और टैब को प्रेस करके हम इसके फर्स्ट लेवल पर आ चुके हैं। इसके साथ ही हमें अगर जो इस लिस्ट को आगे बढ़ाना हो और हम यहाँ पर जैसे एंटर को प्रेस करेंगे तो हम उसी के नीचे उसी लेवल में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर हम इस मल्टी लेवल लिस्ट से बाहर हो जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पर जितने लेवल हम अंदर आए हैं उतनी बार एंटर को प्रेस करेंगे। इससे हम उस लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हमारा यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है वह यहाँ पर आता है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का। तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट से हम यहाँ पर किसी भी लिस्ट को वैसा का वैसा ही आगे और पीछे की तरफ मूव करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर जैसे सेंटर अलाइन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे पेज के सेंटर में तो आए हैं लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही राइट अलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये सभी यहाँ पर राइट में चले गए लेकिन इनकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गई। तो अगर हमें इन्हें कहीं पर भी सेट करना हो और इनकी पोजीशन भी चेंज ना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर इंडेंट का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यह पूरी लिस्ट बिना डिस्टर्ब हुए यहाँ पर राइट की ओर बढ़ने लगेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह लिस्ट उसकी सेम पोजीशन के साथ राइट में मूव करने लगी। और ऐसे हमें इसको लेफ्ट में लेकर आना हो तो यहाँ पर हम डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पैराग्राफ वाला सेक्शन भी कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हम यहाँ पर स्टाइल्स टैब को समझेंगे। तो यहाँ पर स्टाइल्स टैब में सबसे पहले हमें हेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग को समझने के लिए यहाँ पर हमने कुछ मीटर को पहले से ले रखा है जिसमें हमने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स और कुछ सब हेडिंग्स को यहाँ पर बना के रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास तब हो जाती है जब हमारे पास बहुत बड़ा मैटर हो। जैसे कि हमारी फाइल में यहाँ पर कई सारे पेजेस हैं, या मान लीजिए कि हम किसी बुक को यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो हमारी बुक में कई सारे पेजेस होंगे, तो उनमें हमारे पास कई सारी हेडिंग्स और उनकी कई सारी सब हेडिंग्स होगी। तो अगर ऐसा होता है कि हमें हमारी बुक की जो हेडिंग या सब हेडिंग की जो फॉर्मेटिंग है उसे हमें चेंज करना हो, या उसकी स्टाइल्स को चेंज करना हो, या उसके कलर्स को चेंज करना हो, तो यह फिर इतना आसान नहीं रहता है। क्योंकि हमारे पास अगर कुछ हेडिंग या सब हेडिंग्स हो तो हम उनको यहाँ पर सिलेक्ट करके और उनकी फॉर्मेटिंग और उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक बहुत बड़ी बुक हो और उसमें हमारे पास सैकड़ों हेडिंग्स और उनकी सब हेडिंग्स हो तो उन सभी की फॉर्मेटिंग और उनके कलर्स को चेंज कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए ही हमारे पास यहाँ पर हेडिंग्स का ऑप्शन है। हम इन्हें यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, इससे आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इन सभी सिलेक्टेड हेडिंग्स पर हम यहाँ पर इसे अप्लाई कर देते हैं। और ऐसे हम यहाँ पर इनकी सब हेडिंग्स को भी ले लेते हैं। और इन सभी सब हेडिंग्स पर हम यहाँ पर इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स और उनके सब हेडिंग्स पर यहाँ पर हमने इन दो हेडिंग्स को अप्लाई कर लिया है। हम यहाँ पर हमारे पेज के व्यू को चेंज करके इन्हें एक साथ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ये मेन हेडिंग्स हो गई हैं और यहाँ पर ये इनकी सब हेडिंग्स की हमने फॉर्मेटिंग ले ली है। तो हमारी जो बुक है उसमें ऐसी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हमारे पास हजारों होती हैं। तो अगर हमें इनकी फॉर्मेटिंग, इनकी डिजाइन और इनके कलर को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पर हजारों हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग को करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर हेडिंग्स का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें हमारी हेडिंग की फॉर्मेटिंग को यहाँ पर चेंज करना है, उसके कलर को यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली जो हेडिंग है इस टाइटल को यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो इस पर जाकर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस पर मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग को चेंज कर लेंगे। जैसे हम इसका यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर लेंगे, हम इसकी थोड़ी साइज को भी यहाँ पर चेंज कर लेंगे। हम इसका यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसका कलर रेड ले लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी हेडिंग्स हमने यहाँ पर ली थी एक साथ उन सभी में यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारी बुक्स में यदि हजारों हेडिंग्स भी हों या उनकी सब हेडिंग्स भी हो तो हम केवल एक चेंजेस से सभी को चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें हमारी खुद की कोई स्टाइल्स बनाकर यहाँ पर ऐड करना हो तो हम उसे भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग को कर लेते हैं। और इस स्टाइल्स को अगर हमें यहाँ पर ऐड करवाना है तो हम यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम हमारी स्टाइल का कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इस स्टाइल का नेम टेक्नो मुकेश दे देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्नो मुकेश के नाम से हमारी खुद की भी स्टाइल यहाँ पर बनकर सेव हो चुकी है। हम इसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर चेंज स्टाइल्स का दिखता है। हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल सेट का ऑप्शन हमें मिलता है। इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम किसी भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर कलर्स का मिल जाता है। तो यहाँ से हम इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट का मिल जाता है। यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग का मिल जाता है। इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर पैराग्राफ के बीच की जो स्पेस है उसे अलग अलग तरह से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेटस डिफॉल्ट पर क्लिक करके हम हमारी सेटिंग्स को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। दोस्तों स्टाइल्स के बाद अब हम यहाँ पर एडिटिंग टैब को समझेंगे। दोस्तों इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर फाइंड का आता है। तो इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गो टू को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही गो टू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 20 पेज है, जिसमें से अभी हम यहाँ पर पहले पेज पर हैं। अगर हम यहाँ पहले पेज से डायरेक्ट किसी भी पेज पर जाना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पर गो टू का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम 11 नंबर के पेज पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 11 को टाइप कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जैसे गो टू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल पेज 20 है और उसमें से हम यहाँ पर 11 वाले पेज पर आ चुके हैं। तो जब हमारी फाइल में कई सारे पेजेस हमारे पास हो और हमें किसी एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जाना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर गो टू का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से फाइंड पर क्लिक करेंगे। तो फाइंड पर क्लिक करने पर ऊपर हमें यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दिखाई देता है। तो हमारी फाइल में से हम किसी भी वर्ड को यहाँ पर लिखकर और उसे यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर टेक्नो को लिख देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फाइल में हमारे पास जहाँ पर भी टेक्नो लिखा हुआ था वहाँ पर हमें वो अलग से दिखाई देने लगा है। हम यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एडवांस फाइंड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एडवांस फाइंड में क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी हम किसी भी वर्ड को लिखकर और हमारी फाइल में उसको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर फिर से टेक्नो को लिख लेते हैं। इसके बाद हमें नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। हम यहाँ पर पहले वाले बॉक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें हाईलाइट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करने पर हमारी फाइल में जहाँ पर भी टेक्नो होगा वो यहाँ पर हाईलाइट होकर हमें दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी टेक्नो हाईलाइट हो चुके हैं। हम यहाँ से इसे फिर क्लियर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास आता है। तो यहाँ पर हम एक एक को फाइंड करके और उसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अगला टेक्नो है यह उस पर चला जाएगा। यहाँ से फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर इस फाइल में जहाँ पर भी टेक्नो लिखा होगा ये वहाँ पर चला जाएगा। इस तरह से हम हमारे वर्ड को यहाँ पर पूरी फाइल में फाइंड कर सकते हैं। फाइंड के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर रिप्लेस का आता है। तो रिप्लेस पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम टेक्नो को मुकेश से रिप्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पर ऊपर वाले बॉक्स में उस वर्ड को लिखेंगे जिसे हमें रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर टेक्नो को लिख लेते हैं और नीचे वाले बॉक्स में हम उस वर्ड को यहाँ पर टाइप करेंगे जिसे हमें टेक्नो से रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर टेक्नो को मुकेश से रिप्लेस करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मुकेश को टाइप कर लेंगे। इसके बाद
हमें नीचे यहाँ पर सबसे पहले रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। तो इससे हम हमारी पूरी फाइल में एक एक टेक्नो को यहाँ पर ढूंढकर और उन्हें मुकेश से रिप्लेस कर सकते हैं। और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने पर यहाँ पर जितने भी टेक्नो हमारी फाइल में होंगे वो सभी यहाँ पर एक साथ मुकेश से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर भी टेक्नो लिखा हुआ था उन सभी की प्लेस पर यहाँ पर मुकेश लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पर हम रिप्लेस के यूज से हमारी फाइल में किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट का आता है। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सिलेक्ट ऑल मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करने पर हमारी फाइल में जितना भी मैटर होगा वो एक ही बार में यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस काम को हम यहाँ पर हमारी जो शॉर्टकट की कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्ट में सेकंड नंबर पर हमें यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका यूज हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास इस फाइल में कुछ शेप्स या कुछ पिक्चर्स होगी। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ शेप्स को ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जिस भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं वो यहाँ पर हमारा सिलेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से उसी पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पर बंद कर देंगे। अब अगले ऑप्शन को समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ फॉर्मेटिंग को कर लेते हैं। और इसी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पर दूसरों पर भी अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे वे सारे वर्ड एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे जिन पर हमारी जो फॉर्मेटिंग होगी वह सिमिलर होगी, एक जैसी होगी। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सिलेक्शन पेन का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा राइट साइड में यहाँ पर एक पेन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें उन सभी शेप्स और उन सभी इमेजेस की लिस्ट दिखेगी जिनका यूज हमने हमारी फाइल में किया हुआ है। तो हम यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करके उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जिस पर भी क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर हमारा वह शेप या वह इमेज यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर इन्हें हाइड भी करवा सकते हैं और यहाँ पर इन्हें फिर से शो भी करवा सकते हैं या हम इनके ऑर्डर को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा होम टैब। तो हमने यहाँ पर होम टैब को पूरे डिटेल्स में अच्छे से समझ लिया है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी इतनी मेहनत के लिए इसे लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे ऐसे और भी सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।